नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं गुजरात से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। 10 विधायकों को कैबिनेट और 14 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। खास बात यह कि इस विस्तार में बीजेपी ने एक तरह से केरल का मॉडल अपनाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत सारे पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी। इसके बाद बीजेपी के भीतर असंतोष के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने ट्वीट कर कहा कि भरूच जिले से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाने से लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए कि आखिर इसके मायने क्या है, बीजेपी ने यह दांव क्यों चला, चुनाव से 1.25 साल पहले ही आखिर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को क्यों बर्खास्त कर दिया गया, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स, जो कि बीजेपी के नेता हैं, रोहन गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही निर्मल पाठक संपादक भाषा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा आलोक जी, आखिर क्या कारण है कि 1.25 साल पहले, चुनाव से 1.25 साल पहले न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया? क्या ये एक तरह से एडमिशन है कि सरकार जो है वो काम करने में नाकाम रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो परंपरा बिहार से ही शुरू हो गया था, जहां हमने पुराने मंत्रियों की जगह नए नौजवान साथियों को मौका दिया। और मैं समझता हूं इससे एक बहुत उत्साहजनक परिवर्तन आया है हमारे विधायकों में। हर आदमी को मौका मिलने की चांस लग रही है, क्योंकि जो भी आदमी राजनीति में आता है अंतोगत्वा वो चाहता है कि वो कभी ना कभी मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने या चीफ मिनिस्टर बने। तो इस तरीके का जो नए खिलाड़ियों को जो मौका दिया, लेकिन आलोक जी राजनीति में कोई म्यूजिकल चेयर थोड़ी ना होता है कि एक साल बाद सबका नंबर आता है। ये तो फिर वो फार्मूला हो गया जो ओवैसी की पार्टी ने यूपी में दिया है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे। जिन लोगों ने बहुत दिनों तक मंत्री पद को सुशोभित किया है, काम किया है, उनको एक तरीके से आप समझिए तो रिटायर किया गया है और नए लोगों को आगे मौका दिया गया है। क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास ऊर्जावान कार्यकर्ता की कमी नहीं है, इसलिए हम उनको आगे मौका दे रहे हैं। और जहां कहीं भी ऐसा परिवर्तन हुआ है, आपने देखा कि एक डिसिप्लिन कैडर की तरह वहां कोई खलबली नहीं मची है। लेकिन यहाँ है खलबली तो है। गुजरात में भरूच के जो सांसद, उन्होंने कहा है कि भरूच से किसी को होना चाहिए। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल जो शुरू में मैंने आपसे कहा था, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान रहे हैं कि पिछले 4 साल में ना तो मंत्रियों ने और ना ही मुख्यमंत्रियों ने कोई काम किया था, इसलिए चुनाव से 1.25 साल पहले उन्हें हटाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत किया है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही कि हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, ये बीजेपी ने गुजरात को जो प्रयोगशाला समझ रखा है, मुझे लगता है, और इसका एक सबूत है। यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, वो सीएम का परिवर्तन हो या मंत्री का परिवर्तन, ये नॉर्मल पीरियड नहीं था। जिस प्रकार से कोरोना काल में सरकार की विफलता रही, सब जानते हैं कि रूपानी जी को क्यों हटाया गया, क्योंकि कोरोना काल में जो रिपोर्ट आए कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की गुजरात में मौतें हुई है। और 2 चीजों को मैं इसमें जोड़ के देखना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा में सिर्फ 2 लोग रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चलाना चाहते हैं, वो भी उनकी मजबूरी है, और परिवर्तन मजबूरी था, क्योंकि लोगों को मालूम था, लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पे जो मुख्य चीज अखिलेश जी उभर के आ रही है कि इंस्पेक्टर राज, जिसके कारण ये सरकारें फेल हुई। रूपानी जी भी क्यों फेल हुए? क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके पास पावर नहीं था। अमलदार शाही जो सरकारी बाबू थे, उनकी जो रेड टेपिज्म थी, उसका खामियाजा गुजरात की जनता ने भुगता है। रिमोट कंट्रोल सरकार का खामियाजा गुजरात की जनता ने भुगता है। और आज ये जो परिवर्तन के नाम पे अभी कोई कह रहे थे कि हमारे नए खिलाड़ी, ये खेल नहीं हो रहा है, ये म्यूजिकल चेयर नहीं है। ये गुजरात की जनता के साथ जो 3.5 साल में खराब कार्य हुआ है, मुझे लगता है उसका स्वीकार है। ठीक है रोहन जी, आपने जो कहा है, जो आरोप लगाया, मैं आलोक जी की प्रतिक्रिया इस पर ले लेता हूं। आलोक जी, रोहन जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर राज चल रहा है, डंडे के जोर पर वहां काम हो रहा था, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही थी, अधिकारियों का राज चल रहा था, ये भी एक कारण है परिवर्तन का। देखिए, रोहन जी कांग्रेस के दिनों की याद दिला रहे हैं हमें। ये इंस्पेक्टर राज
वन मैन रूल, जमींदारी प्रथा, एक परिवार के प्रति समर्पित होने की प्रथा, ये सब कांग्रेस में होता है। बीजेपी में ये सब भारतीय जनता पार्टी इन सबसे परे है। ठीक है, यहाँ कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है। ठीक है, मैं निर्मल पाठक जी के पास जाना चाहूंगा। निर्मल जी, आपने दोनों को सुना होगा, आपने आलोक जी को सुना, रोहन जी को सुना, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है? क्या बीजेपी में भी वही आला कमान संस्कृति हावी हो गई है जो अभी तक हम कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती थी? जहां पहले 5 साल में मोदी ने एक ही मुख्यमंत्री बदला, वहां पिछले 1.5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये किस तरह की बीजेपी को आप देख रहे हैं? देखिए, जब भारत में जो राजनीतिक दलों की जो संस्कृति है वो कमोबेश वो सब कांग्रेस को ही फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसे सरप्राइज वाला वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं जो कमोबेश हर पार्टी उन्हीं को फॉलो करती है। पर ये जो कदम, और हर उसका पॉलिटिकल पार्टी का ये अपना, उसकी लीडरशिप का ये विशेषाधिकार है कि वो किस तरह से अपनी पार्टी के फायदे के बारे में क्या सोचता है। कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी यूपीए में, हम लगातार उसकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन 10 सालों में उन्होंने संगठन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उस तरह की स्थिति आपको देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी जो उन्होंने गुजरात में कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा जोखिम वाला फैसला है उनका, लेकिन उन्होंने एक कदम तो उठाया है ना। वहां उन्होंने अब वो उम्मीद कर सकते हैं इससे कि जो पुराने मंत्री थे, क्योंकि जितने जो कोविड काल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो सब उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ, ज्यादातर उनके खिलाफ रही होगी। सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री अब नए हैं। अब इन नए मंत्रियों में भी 21 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने। 2 मंत्रियों को हटा देते जिनके विभाग से संबंधित था, स्वास्थ्य मंत्री को हटा देते आप दवाई वाले किसी को, या इस तरह से आप हटा सकते थे, लेकिन सारे के सारे मंत्रियों को हटाना नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा जोखिम है। इसमें से 21 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। तो अब ये लोग जो पहले से मंत्री रहे हैं, वो लोग कितने नाराज हैं, कितने असंतुष्ट हैं इस सब से, संगठन में इसका किस तरह का असर होगा, ये आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ठीक है, रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन जी, हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती थी, अगर मान लीजिए आप कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों को राहत नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार था, या फिर आपको लगता है पूरी सरकार जिम्मेदार थी, या कम से कम बीजेपी ने पूरी सरकार को बर्खास्त करके ये जिम्मेदारी ओढ़ ली है? देखिए अखिलेश जी, मैं इसीलिए मैं मेरी बात बीच में रखना चाह रहा था कि सरकारी बाबू का वहां पे एक सिस्टम हो गया था, क्योंकि किसी के पास पावर नहीं था, वो रूपानी हो या उनके मंत्री हो, सारी चीज रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती थी। अगर इतने अनुभवी मंत्री भी सरकारी बाबुओं से काम नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा गुजरात की जनता को भुगतना पड़ा, जो नए मंत्री आए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, पर जो 1.5 साल बाकी है, गुजरात की जनता को और कितना भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे महिला उत्पीड़न की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इंस्पेक्टर राज की बात हो, हर मुद्दे पे गुजरात में सरकारें विफल रही है, तभी तो उनको परिवर्तन करना पड़ा। पर परिवर्तन में जो नई चीज लेके आती है अखिलेश जी, मुझे लगता है कि उसमें जनता को आगे रखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए हर चीज में। इस पर मैं आलोक जी का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गीता जी के पास जाना चाहता हूं। गीता जी, जो बात रोहन कह रहे हैं, जो बात निर्मल पाठक ने भी कही, निर्मल जी ने कहा है कि ये बीजेपी ने जोखिम मोल लिया है। जो नए 24 मंत्री बने, इनमें केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी मंत्री रहे, बाकी 21 को कोई अनुभव नहीं है, मुख्यमंत्री को कोई अनुभव नहीं है, इससे पहले मुख्यमंत्री ने कभी किसी प्रशासन में काम नहीं किया। तो ऐसे में इस 1.25 साल में जनता क्या उम्मीद करे इस सरकार से? देखिए अखिलेश जी, जब वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उनको कोई अनुभव, प्रशासनिक अनुभव नहीं था। और उन्होंने जिस प्रकार से, जितने समय उन्होंने चुनाव लड़े, 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, और जिस प्रकार से उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में जिस प्रकार से आपने देखा कि विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो ये कहना कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार बन रहा है तो यह उसका मतलब, ये इसके लिए उसे दोषी ठहराना, ये उचित नहीं है। लेकिन कोई तो हाथ पकड़ने वाला हो, कोई तो बताने वाला हो कि कैसे काम करना है, कैसे आदेश देना है, कैसे फाइल देखनी है, फाइल पे कैसे दस्तखत करना है, क्या फैसला करना है। देखिए, जो लोगों को जमीन में काम करने का अनुभव होता है, जो समाज में रहते हैं, व्यावहारिक
रूप से जो है समाज में लोगों से जुड़े होते हैं, उनकी दुख दर्द में उनके साथ रहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें जो है अनुभव से आ जाती है। और जब आप किसी को, आपको कोई पद मिलता है तो उसको आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है आपको, तो आप उसको जो है उसको हर कोई व्यक्ति सीखता है। जब चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो पढ़ाने का कार्य हो या कोई भी हो, हमेशा पहली बार तो होता ही है अखिलेश जी। लेकिन साथ में कोई ना कोई बताने वाला तो होता है। इस सरकार में तो कोई बताने वाला भी नहीं कि करना क्या। आलोक जी, आपको लगता है कि जो अनुभवहीनता है, अगर आप देखें अखिलेश जी जी, अभी आजकल विपक्षी दल हैं वो या तो किसी व्यक्ति विशेष के हैं, या परिवार विशेष के हैं, या समुदाय विशेष के हैं। जो जबकि आपको जो अभी गुजरात में जो सरकार है उसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा। वहां सब इस प्रकार से जो नहीं, उस पर भी बात करेंगे है गीता जी। नहीं, उस मुद्दे पर भी बात करनी है। जातिगत समीकरण क्या है, क्या उनको साधा गया है, नहीं गया, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन अनुभव के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। आलोक जी, जो बात कही जा रही कि ठीक है, जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो भी तब कोई चुनाव नहीं लड़े थे, बनने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ करके वो विधानसभा में पहुंचे, तो अनुभव मायने नहीं रखता। आपके हिसाब से अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी अनुभवहीन व्यक्ति आकर के मंत्री बन सकता है? अखिलेश जी, मैं पाठक जी के बात से सहमत हूं कि हमने ये जोखिम भरा कदम उठाया है, लेकिन ये अच्छे के लिए उठाया है। और गीता भट्ट जी के बात से सहमत हूं कि इसमें एक्सपीरियंस का कहां। हमारे यहां जब कार्यकर्ता बनाए जाते हैं तो वो जमीन से लेकर ऊपर तक एक एक वर्ग में तपे तपाए जाते हैं, तब उनको ऊपर आने का मौका मिलता है। आलोक जी, लेकिन आप जानते होंगे, आलोक जी आप जानते होंगे 2004 में जब अटल जी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा था तो आपका नारा क्या था बीजेपी का? ट्राई टेस्टेड, जांचा परखा खरा नेतृत्व। तो जब अनुभव होता है, आप उसको अनुभव को बेचते हैं, लोगों के पास जाते कि देखिए हमारे नेता के पास इतना अनुभव है। अभी तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो आज तक कभी इससे पहले मंत्री भी नहीं बने थे। कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी जो नरेंद्र मोदी जब पहली बार बने, उसके पहले वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और कितने दमदार तरीके से देश को चला रहे हैं। आप खुद देखिए, आईएएस कंप्लीट करके कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आता है, वो 50 साल 52 साल के क्लर्क को निर्देश देता है जी। कैसे दे देता है? क्यों लिया जाता है उसका निर्देश? आलोक जी, मेरा दूसरा जो विषय है, ठीक है, इस पर आपने जवाब दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अनुभव मायने रखता है या नहीं रखता है। एनीवे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा हूं कि जो जातिगत समीकरण है आलोक जी, क्या उनको आपने साधने की कोशिश नहीं की है? जब आनंदीबेन पटेल को हटा करके विजय रूपाणी को बनाया गया, तब यह कहा गया कि बीजेपी एक नई बीजेपी है जो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ चुकी है, वो जाति देख करके मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। लेकिन फिर उन्हीं रूपाणी को हटा के आपने एक बार फिर से पटेल को जिम्मेदारी दी है, क्या इसलिए ताकि पटेल जो है उनको आप खुश कर सकें? देखिए अखिलेश जी, हिंदुस्तान में अभी जिस तरीके की राजनीति है उसमें इन चीजों का भी समावेश भरपूर है, और इसके मद्देनजर भी कुछ नियुक्तियां करनी पड़ती है, बाध्य होकर करना पड़ता है जी। और अगर इसमें हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हर वर्ग हर जाति में हमारे पास समुचित लोग हैं, एक एक आदमी नहीं, 5-5 आदमी। ठीक है, इसलिए रोहन जी ये सवाल आपसे पूछूंगा कि आलोक जी ने बहुत ईमानदारी के साथ माना कि जो देश में हालात है उसमें ये सब चीजें देख करके भी फैसला करना पड़ता है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश इस बार यही है कि जो पटेल वोट नाराज दिख रहा था, जो स्थानीय निकाय के चुनाव में सूरत में जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जब पटेलों को टिकट दिए तो बड़ी संख्या में जीत करके भी आ गए, तो क्या इस वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से पटेल मुख्यमंत्री बना करके दांव चला है, और क्या कांग्रेस के पास इसका जवाब है? देखिए अखिलेश जी, भाजपा की जो बात होती है उसमें विरोधाभास कहां पे आता है? ये बोलते हैं कि पटेल को हमको आगे करना था, तो नितिन पटेल भी थे, उनको क्यों हटाया गया? उनके पास 20 साल का प्रशासनिक का अनुभव था और काफी सालों से वो बीजेपी के रहे, तो उनको क्यों हटाया गया? वहां पे जवाब नहीं है। मुद्दा ये है, जब विजय रूपाणी जी को लाया गया, आनंदीबेन पटेल को और पटेल पाटीदार लीडर भी थे, तब यह कहा गया कि हम जातिगत समीकरणों को नहीं मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को पे हम सीएम बना। 5 साल तक उनका अखिलेश जी, और 5 साल में गुजरात में जो भुगता है आप सोच नहीं सकते। आनंदीबेन को भी हटाया गया क्योंकि वो भी रिमोट कंट्रोल से चल रही थी।
आनंदीबेन पाटीदार मुख्यमंत्री थी, उनके समय में पाटीदार आंदोलन हुआ, उसको आप कैसे देखें? कहने का मतलब ये रिमोट कंट्रोल से जो चलाने की मानसिकता है उसी के खामियाजा गुजरात भुगत रहा है। गुजरात को हर चीज के लिए दिल्ली नहीं जाना, गुजरात को अपना सीएम चाहिए, गुजरात को अपने मंत्री चाहिए। अब होगा क्या, मैं खिलाफ नहीं हूं, हर नए आदमी को चांस देना चाहिए, पर अब जब पुराने मंत्री अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, 1 साल बाकी है, 3.5 साल से गुजरात की जनता परेशान है, इस 1.5 साल में मुझे बताइए नए मंत्री अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? गुजरात की जनता को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। भाजपा को जो पॉलिटिकल मैसेज देना हो दे, पर गुजरात की जनता परेशान है। 3.5 साल की परेशानी का कुछ कामयाजा भुगतने का। पर आपने भी, आपकी पार्टी ने भी तो यही किया है। हार्दिक पटेल, जो पटेल आंदोलन जिन्होंने चलाया, आप अपनी पार्टी में उनको लेके आए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो अगर बीजेपी पटेलों पे डोरे डाल रही थी तो आपने भी वही किया। नहीं, बिल्कुल नहीं अखिलेश जी, यहाँ पे डोरे डालने की बात ही उनकी स्ट्रेटेजी है। पटेल एक हुआ चेहरा है, और वो सिर्फ पटेल के लिए नहीं, वो बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़े हैं, किसानों के लिए लड़े हैं। आप देखिए उनका बैकग्राउंड, वो बीजेपी के सामने झुके नहीं थे, वो उनके पास बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, पर वो नहीं झुके। हमको ऐसे युवा चाहिए तो सरकार के सामने लड़के, जनता की आवाज बने, वही काम हमने किया। जातिवाद की बीजेपी कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, निर्मल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी ने इनको भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना करके एक तरह से फिर से वही जो जातिगत समीकरण है गुजरात के, उन्हें साधने की कोशिश की है, जो पहले ये कह रहे थे आनंदीबेन पटेल को हटाने के बाद, विजय रूपाणी को बनाने के बाद, कि बीजेपी इन सब में विश्वास नहीं रखती है? बिल्कुल, देखिए उसके पीछे जो 2014 में जिस तरह का मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को मिला केंद्र में सरकार बनाने के लिए, उसके बाद सबसे बड़ी उम्मीद उनसे यही थी कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो फिक्स हो गई हैं कि इसकी जाति को लेकर के या धर्म को लेकर के, उसको नरेंद्र मोदी तोड़ने में कामयाब रहेंगे। जिस तरह का उससे एक उम्मीद बनी थी, जैसा उनको मैंडेट मिला था, लेकिन और उसको उन्होंने शुरुआत में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी किया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बना के, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, झारखंड में रघुवर दास, इनको बना करके उन्होंने जो वहां स्थापित परंपराएं थी पहले से, उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश भी की। लेकिन अब धीरे धीरे 6-7 साल के बाद ऐसा लग रहा है, पर इन सब चीजों के साथ आपको सफलता के लिए और भी चीजें जरूरी होती हैं। जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो उसमें और भी आपको एक एडिशनल फोर्स भी चाहिए होता है, जो विकास, ताकि जनता को लगे कि ये सब तो ठीक है इन चीजों के लिए, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी उस लेवल पे भी होनी चाहिए, उस फील्ड में भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 6-7 साल में जो सरकार के स्तर पर, गवर्नेंस के स्तर पर जो चीजें होनी चाहिए थी, वहां बीजेपी को लग रहा है कि वो उनसे सिर्फ सफलता उनको नहीं मिल सकती। इसलिए वापस वो अब वो जातिवादी धर्म तो पिछले 5-6 साल से चल ही रहा है, बिना उसके कोई भी इलेक्शन उनका पूरा नहीं होता। पर अब मुझे सबसे बड़ा जो अभी निराशा इस पे हो रही है कि जो विकास के नाम पर जो बातें की जा रही थी, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का खुद उसको शक हो रहा है कि इसके बूते हम चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल, गुजरात मॉडल जिसकी बार बार चर्चा की जाती है गीता जी, और बीजेपी तो कहते हैं कि गुजरात मॉडल जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी जो है 2014 का लोकसभा चुनाव जीत करके दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री बने, उस गुजरात मॉडल का क्या हुआ? क्या वो गुजरात मॉडल फेल हो गया है? क्या ये एडमिशन है जिस तरह से मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों को हटा दिया गया कि पिछले 4 साल में वहां पर कोई काम नहीं हुआ? देखिए अखिलेश जी, आप अगर देखेंगे तो गुजरात को जो है एक सबसे ज्यादा अर्बन स्टेट, शहरी जिसे कहते हैं राज्य माना जाता है, क्योंकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी वहां है, वो सबसे सभी देश के राज्यों में बेहतरीन वहां पे है। और यह अगर आप देखें तो पिछले 2 दशकों से अधिक से वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है शासन कर रही है, और बार बार लोग उनको ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप को री इन्वेंट करने की आवश्यकता रहती है। और एक एंटी इनकम्बेंसी, देखिए स्वाभाविक है, इतने लंबे समय तक अगर कोई राजनीतिक दल रहता है तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी होने का एक ये स्वाभाविक है, होता है। तो लेकिन जो राजनीतिक दल अपने आप को री इन्वेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी मैं सुन रही थी गुप्ता जी को, तो आप देख रहे हैं उनके यहाँ पंजाब में क्या खेल हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या खेल हो रहा है, ये तो मतलब सड़क पे हो रहा है, जहाँ की बिल्कुल चुनौती दी जा रही है कि देख लिया ईंट से ईंट बजा। मेरे पास माफ कीजिए गीता जी, ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन जाते जाते आलोक जी आपके पास में आना चाहूंगा, संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि आपके जो बाकी मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी कुर्सी सुरक्षित है? क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं कि कल पीएम का बर्थडे, इसलिए एडवांस में उनको बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। या उनकी कुर्सी पे भी कुछ खतरा है, या बाकी मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पे कोई खतरा है?
देखिए अखिलेश जी, कहीं का मुख्यमंत्री बदलना और वहां का मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका देना, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां की सरकार काम नहीं कर रही। हमने ये प्रयोग बिहार से शुरू किया था। वहां हमने पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर नए मंत्रियों को जगह दी थी, तो वहां तो ऐसी कोई मरमरिंग नहीं हुई। और जितने डिसिप्लिन तरीके से हम कर पा रहे हैं, क्या यह कांग्रेस में संभव है? ठीक है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। खैर, अभी आलोक जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि बाकी मुख्यमंत्रियों का क्या वो रात को ठीक से सो पाएंगे या नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आलोक जी, रोहन जी, निर्मल जी और गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है एक ब्रेक का 5 की बात में, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। मंदिर के लिए कंक्रीट का मोटा आधार तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने आसपास की कुछ और जमीन खरीदकर भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। अब ये फाउंडेशन का पहला चरण पूरा हो गया। ये जो कृत्रिम चट्टान है गर्भगृह पर, इसकी मोटाई जमीन के अंदर 14 मीटर है और गर्भगृह छोड़कर बाकी के हिस्से में इसकी मोटाई 12 मीटर है। 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है। ये जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है। इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद। वो भी लगभग 1 महीने में पूरा कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान ने वहां का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट। अयोध्या में हम उस जगह पे खड़े हैं जहां राम जन्मभूमि का मंदिर बनना है। हमारे दाहिनी तरफ दूर एक भगवा रंग का झंडा नजर आ रहा है। ये जो झंडा है ये गर्भगृह है। ये जो पूरा एरिया है, इसी जगह पे मंदिर का निर्माण होना है। पहले यहाँ पे बहुत गहरा मलबा था, बहुत ऊंचा और बहुत गहराई तक, जिस मलबे को निकाल करके ये जगह पे खाली की गई है। और ये जो सीमेंट की जगह दिख रही है, ये एक सीमेंट का कंक्रीट का पहाड़ जैसा बनाया जा रहा है। और ये एक तरह से बेस होगा मंदिर का, जिसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर की नींव के लिए ये बताया गया है कि 1-1 मीटर के लेयर्स बनाई जा रही हैं कंक्रीट की, जिसमें कंक्रीट, सीमेंट और थोड़ा पानी डाल के बनाया जाता है। 1 मीटर की जो लेयर है वो लूज लेयर होती है, फिर वो कंप्रेस हो करके वो तकरीबन 250 ml के आसपास उसका मोटाई कम हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे 47 लेयर बनाई गई हैं नींव के लिए। 48वीं लेयर जब बन जाएगी तो इसका पहला फेज़ यहाँ पे पूरा हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे VHP के शरद शर्मा जी हैं, हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। और ये अब इसके ऊपर जैसे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसके ऊपर क्या किया जाएगा? इसके ऊपर जो है अभी रोप बनेगा, इसके बाद इसके ऊपर जो पत्थरों का जो है रखना प्रारंभ होगा। ये अभी जो है 48 लेयर पड़ी हुई है इस पर और 1-1 मीटर की है। इसके उपरांत जो है जब ये पूरा कंप्लीट 50 फुट ऊंचाई बढ़ जाएगी तब इस पर जो है पत्थरों का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अक्टूबर माह से पत्थरों का काम इसमें प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये बन रहा है, कुछ आप बता पाएंगे कि जैसे इसका गेट किस तरफ होगा, फ्रंट किस तरफ होगा? देखिए, इसका जो मुख्य द्वार है वो पूरब की ओर होगा और इसके अलावा 3 द्वार और बनेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 गोपुरम कहलाएंगे। और इसके ये जो है मंदिर के भाग होंगे, साथ ही कुछ छोटे भी
जो स्थान मानते हैं बनाए जाते हैं, जैसे गणेश जी का, शंकर जी का, या इस प्रकार से जो भी होगा वो ट्रस्ट निर्णय लेगा। फिलहाल जो है 4 द्वार तो बनने हैं और मुख्य द्वार जो है इसका पूरब की ओर होगा। तो जहाँ पे जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या मुख्य द्वार इधर से होगा? बिल्कुल, ये जहाँ पर आप खड़े हैं इसके दाहिने हाथ पर जो है ये मुख्य द्वार होगा और ये सीधे ये पूरब की ओर दिखाई देगा। सूरज इधर से उगता है, उस उधर इस द्वार का इस मुख होगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है जैसे एक ये क्षेत्र जो है ये 400 फीट जो है लंबा है और लगभग 300 फीट चौड़ा। ठीक इसी प्रकार मंदिर का भी भाग इसी पर होगा और वह 161 फीट ऊंचाई होगी मंदिर की और चौड़ाई जो है 300 फीट और इसकी लंबाई जो है 400 फीट के आसपास होगी। इसके जो परिसर में और भी कुछ मंदिर वगैरह छोटे बनेंगे? अब इसमें परिसर में तो जिस प्रकार से हमारे एक संस्कृति में मंदिरों के आसपास जो है कुछ जैसे भगवान क्या कहते हैं गणेश जी का, तो प्रारंभ तो गणेश से ही होता है, लेकिन फिलहाल जो है वह निर्णय जो है साधु संत और हमारे जो ट्रस्टी गण लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शरद शर्मा बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो हमारे पीछे ये वो एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बारिश होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी पानी भर गया है और ये जो चट्टान यहाँ पे नज़र आ रही है ये कृत्रिम चट्टान बनाई जा रही है जिसके ऊपर ये एक तरह से बुनियाद होगी जिसके ऊपर मंदिर बनेगा। अयोध्या में आलोक पांडे, प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया मुआयना। लेखक हर्ष मंदर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से ही अधचीनी वसंत कुंज के घर और दफ्तर पर ये छापे चल रहे हैं। महरौली में चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम में भी छापे की खबर है। हर्ष मंदर आपको बता दें कि आज सुबह ही जर्मनी के लिए रवाना हुए हैं। फरवरी में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे। हर्ष मंदर की 2 संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों में भी हर्ष मंदर शामिल रहे हैं। हम इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंडर के घर पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी अशोक महाले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। वहां पर आपको नजर आएगा इन तस्वीरों में कि ईडी के करीबन 8 से 9 अधिकारी हैं जो अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो हर्ष मंडर की बेटी हैं सरूर मंडर, उनके दामाद, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा हर्ष मंडर के घर के अलावा हर्ष मंडर के एनजीओ जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ है अड़चीनी में, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं और इनका एक चिल्ड्रन होम है जो कुतुब के पास में है, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर्ष मंडर और उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं। वो दोनों ही विदेश गए हैं, जर्मनी गए हैं। तस्वीरों में देखिए जो ईडी के अधिकारी हैं वो हर्ष मंडर की बेटी से कुछ लिखवा रहे हैं। आपको ऐसे देखने पे दूर से समझ में आता है कि शायद वो उन्हें डिक्टेट भी कर रहे हैं कुछ। तो फिलहाल आपको बताएं कि हर्ष मंडर काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मुखर रहे हैं दिल्ली पुलिस और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो नागरिकता कानून रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों। यहाँ तक कि दिल्ली की दंगों की चार्जशीट में भी हर्ष मंडर का नाम था। ये कहा गया कि हर्ष मंडर ने भड़काऊ भाषण दिए जिससे लोगों ने हिंसा की। तो यहाँ तक के आरोप लगे थे हर्ष मंडर पर। और अब तक एक ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि इस फरवरी महीने में ही दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी हर्ष मंडर के एनजीओ के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल मिसडूइंग्स, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, और जिसमें ये कहा गया था कि कुछ घालमेल इनके अकाउंट्स में है। जिसके बाद एनसीपीसीआर जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर काम करता है, उन्होंने भी यहाँ पर इनके चिल्ड्रन होम है और उनके एनजीओ पर रेड की थी। जिसके बाद हर्ष मंडर ने बयान दिया था कि ये उनके खिलाफ, चूँकि वो लगातार सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलते आए हैं, तो उनके खिलाफ विच हंट है। उनके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन हैं, पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सुबह 8 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। तब से लेकर लगातार
अभी कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए हैं तब से ये ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सरूर मंडल और उनके जो दामाद हैं उनसे साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी से भी बाहर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ना करें। पिछले 10 दिनों में तीसरा बड़ा नाम सोनू सूद, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री के बाद अभी हर्ष मंडल के घर पर भी ये सर्वे चल रहा है और इस वक्त उनकी बेटी और उनके दामाद घर पर मौजूद हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क की दूरी घटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे जिस सफर में अभी लगते हैं वो 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुआयना किया। हरियाणा के सोहना के पास वो गए थे। मार्च 2023 में इस एक्सप्रेसवे के बनने की संभावना है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी क्या खूबियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी परिमल ने। हम फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं, जिसका काम जो है चल रहा है और आने वाले वक्त में दिल्ली और मुंबई की दूरी घटने वाली है इस एक्सप्रेसवे के जरिए। जहां अभी 24 घंटे का वक्त लगता है, दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो 12 घंटे में दूरी तय की जा सकती है। और साथ में ये भी बताना जरूरी है कि इसमें ईंधन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, तो तमाम चीज़ें हैं। और फिलहाल इसी एक्सप्रेसवे पे आप देखिए, ये कुल 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान हो पाएगा। करीब 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर कम कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। नजर ड्रोन के जरिए आर्थिक गतिविधि को लेकर भी है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, लाखों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और साथ में जगह जगह जो है पानी बर्बाद ना हो उसके संचयन की भी कोशिश की गई है। और इसके अलावा जानवरों के लिए जो है उनको कहीं कोई रुकावट ना आए, जहाँ जहाँ से वो गुजरने वाले हों, उसको लेकर इसमें अगर आपको बताएं तो अंडरपास भी बनाए गए हैं और उसमें उनके गुजरने के लिए 3 एनिमल और 5 ओवरपास बनाए गए हैं। तो ये फिलहाल 8 लेन का है, लेकिन आने वाले वक्त में ये 12 लेन का किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए किया जाएगा। इसमें 2 अलग कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। कार्बन इमिशन की एक बात बहुत अहम हो जाती है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि 850 मिलियन केजी कार्बन इमिशन इससे कम होगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो करीब 98,000 करोड़ रुपए का है और 2018 से इसका काम शुरू हुआ था और ये लगातार जो है ये काम जो है वो चल रहा है। 20 लाख पेड़ या इस पे जो है वो लगाए गए हैं, लगाए जाएंगे और वो प्रक्रिया पूरी चल रही है। और इस एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए और दूरी कम करने के लिए, देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी की दूरी घट जाए, इसके लिए आपको मार्च 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ने की बात हो रही है, कालिंदी कुंज से भी इसको जोड़ने की बात हो रही है, नितिन गडकरी ने यहाँ पे सीधे तौर पे बताया। तो तमाम लिहाज से ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक है या जिनको मुंबई जाना है या जिनको बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, वहाँ की दूरी अगर तय करनी है तो उनकी राह आने वाले वक्त में आसान होने वाली है। बिहार के कटिहार जिले के पस्तिया गांव के 2 छात्रों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने से लोग हैरान हैं। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6 करोड़ 20 लाख रुपए आ गए, जबकि दूसरे छात्र गुरुचरण के खाते में 90 करोड़ से ज्यादा की रकम दिख रही है। इन दोनों का उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। इन बच्चों के घर वाले परेशान हैं कि इतनी रकम उनके खातों में कैसे आ गई। गांव की बात करें तो वहां हालात यह है कि हर शख्स अपना बैंक खाता चेक करवाने के लिए परेशान है। कई लोग तो पासबुक लेकर बैंक भी पहुंच रहे हैं कि कहीं उनके खातों में भी पैसा आ गया है या नहीं। 905 करोड़। अच्छा, कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। हाँ, तो कौन सी के लिए खाता में पैसा आता है? स्कूल का। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बता। मिडिल स्कूल भलतर। कितने क्लास में? 6। 62 करोड़। कौन खाता में आया है? स्कूल वाला। किताब खरीदने। कौन सी का देता है पैसा उसमें?
किताब खरीदने के लिए। उसमें कितना पैसा आता है किताब खरीदने के लिए? 500। ये आजमनगर की घटना है। कल इवनिंग में मेरे पास भी ये सूचना आई थी कि आजमनगर में कुछ छात्रों के अकाउंट में अत्यधिक राशि परिलक्षित होने लग गई थी, तो उस पर जांच कराई गई। आज अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रांच को खुलवा के निकलवाया गया। तो जो ब्रांच मैनेजर उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका CBS कंप्यूटराइज सिस्टम है जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नज़र आ रहा है अभी। किंतु इसकी जांच के लिए और एक रिपोर्ट के लिए मैंने उन्हें कहा है और आज शाम तक उनके द्वारा जांच करके इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी मुझे।